नमस्कार। भारत जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ है उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो शंघाई सहयोग संगठन। इसी 17 सितंबर को दुशांबे जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है वहां पर इस एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे संबोधित किया, वर्चुअल रूप से संबोधित किया। खास बात यह रही कि इस बार ईरान को नई सदस्यता दी जा रही है एससीओ की। और दूसरी बात जो सम्मेलन से निकल कर आई वो ये कि आतंकवाद मुक्त अफगानिस्तान का संकल्प करीब करीब सभी देशों ने मिलकर दोहराया। क्या है एससीओ, ये कब, क्यों और कैसे बना, कैसे समीकरण बदल रहे हैं इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुद इसकी क्या भूमिका है। इतना ही नहीं, भारत क्या इसके जरिए यूरेशियाई इलाके को, यूरेशियाई देशों को साध पाएगा, कितना साध पाएगा, यही सब है विषय आज के इस सेशन का, सत्र का। लेकिन पूरा समझने के लिए इस विषय को आपका आखिर तक जुड़े रहना जरूरी है। और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर करना, कमेंट करना भी जरूरी है। बात करते हैं ईरान की एंट्री की, जो कि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है सदस्यता लेने की एससीओ की। वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ईरान को इसका सदस्य मान लिया जाए तो ईरान इस समय विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों काफी सक्रिय है। खास करके अमेरिका के अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने के बाद। अफगानिस्तान उसका पड़ोसी देश है, उससे उसके बहुत पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन इन दिनों थोड़े से संबंध डावाडोल हो रहे हैं। कभी खबर आती है कि वो नाराज है, कभी खबर आती है कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है, इसलिए बहुत सारे शरणार्थी वहां पर ईरान में शरण लिए हुए हैं तालिबान के आने के बाद, और ये क्रम लगातार जारी है। अब जरा विदेश नीति के संदर्भ में ईरान पर नजर डालते हैं। दरअसल ईरान हमेशा अमेरिका विरोधी देश के रूप में जाना गया है। अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके। उधर अफगानिस्तान से उसके रिलेशन तो अच्छे रहे, लेकिन जब तालिबान आया तो थोड़ा सा इन रिश्तों में उतार चढ़ाव आने लगा। और साथ ही साथ जब तालिबान ने नियंत्रण कर लिया तब भी वो वहां पर एक समावेशी, एक इंक्लूसिव रिजिम की बात करता रहा। वो चाहता था कि इसमें अफगानियों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मिले, नुमाइंदगी मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। खैर, इधर कुछ दिनों से तालिबान के प्रति उसका रवैया थोड़ा सा नरम हुआ है, ऐसी खबरें आती हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो भूमिका रही है उसको लेकर भी ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की आलोचना की है। पंजशीर घाटी में जिस तरह से एनआरएफ और तालिबान के युद्ध में कहा गया कि पाकिस्तानी फौजियों ने दखल दी थी, उसको ईरान ने आगे बढ़कर गलत बताया था। ईरान चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सक्रिय हो चुका है, अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया के देशों तक, और इससे उसकी लुक टू द ईस्ट पॉलिसी का ही एक दूसरा संस्करण कहा जा रहा है, जिसकी की शुरुआत वहां के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद ने काफी बरसों पहले की थी। इसमें पश्चिमी देशों के प्रतिकार के तौर पर जो उभरती हुई शक्तियां हैं जैसे चीन, भारत, ऐसे देशों के साथ संबंध बढ़ाने की बात कही गई थी। इन्हीं शक्तियों में रूस भी शामिल है, और एससीओ की जो मेंबरशिप का मामला है वो मध्य एशिया में उसकी दखल को, उसकी पहुंच को, खास करके व्यापारिक दृष्टिकोण से
और बढ़ाएगा, क्योंकि ईरान हमेशा से एक खुला रास्ता व्यापार के लिए उस इलाके में तलाशता रहा है। इसीलिए एससीओ की सदस्यता मिलने के बाद उसने इसे अपनी राजनयिक उपलब्धि कहा है, यानी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट करार दिया है। हालांकि एससीओ से ईरान पहले भी जुड़ा रहा है, एक पर्यवेक्षक देश के रूप में, यानी एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। अब ये पर्यवेक्षक देश क्या होते हैं, चलिए लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि एससीओ की सदस्यता कितने तरह की होती है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से देश नए जुड़े हैं, किस रूप में जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसका यानी एससीओ का इतिहास क्या है। दरअसल अप्रैल 1996 की बात है, जब चीन के शंघाई में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने मिलकर एक बैठक की, जिसमें एक दूसरे के यहाँ नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए आपस में मिलजुल कर काम करने और साथ ही आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बनाने का फैसला लिया गया। इस तरह 5 देशों के शुरुआत करने की वजह से इसका नाम पड़ा शंघाई 5। बाद में जब उज्बेकिस्तान इसमें आया तो इसका नाम बदल गया और क्या नाम हो गया, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। 15 जून 2001 को एससीओ का स्थापना दिवस माना जाता है कि इस दिन इसका गठन हुआ था। अब बात करते हैं इसकी सदस्यता के प्रकार की और एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले कौन से देश थे, किस रूप में थे और अब कौन कौन से देश इससे जुड़े हैं। पहले चीन, रूस, मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान, भारत समेत 8 देश पूर्ण सदस्य थे। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9वां सदस्य भारत पाकिस्तान को एक साथ 9 जून 2017 में सदस्यता मिली थी। ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान अब भी एससीओ में नहीं है। एससीओ के साथ 4 पर्यवेक्षक देश यानी ऑब्जर्विंग स्टेट्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें पहले अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया थे। लेकिन अब चूंकि ईरान को नई सदस्यता मिल जाएगी, ये पूर्ण सदस्य बन जाएगा, तो अब ये 4 में से 3 रह जाएंगे। इसी तरह 6 देश वार्ता साझेदार यानी डायलॉग पार्टनर के रूप में एससीओ से जुड़े हैं। ये हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका, जिसमें अब सऊदी अरब, मिस्र और कतर भी जुड़ जाएंगे, यानी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस तरह टोटल हो जाएंगे 9। अब जरा समझते हैं कि भारत के लिए समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में एससीओ कितना महत्वपूर्ण है। इसमें 2 देश अब ऐसे हैं, यानी पहले रूस और अब ईरान भी जुड़ जाएगा। ये दोनों देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत का काफी पुराना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहा है, तो रूस और ईरान। लेकिन एससीओ में रूस के साथ चीन का प्रभाव ज्यादा है। दोनों इसके सह संस्थापक हैं, जबकि चीन और भारत के मतभेद जरूर हाल ही में तनावपूर्ण हो गए थे, हालांकि दोनों ने इसे समय रहते दूर कर लिया। दोनों देश विशाल हैं, बड़े हैं और एशिया यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए उनमें टकराव हितकारी नहीं है। अब चीन, भारत और रूस तीनों देश एनसीओ और ब्रिक्स में एक साथ हैं। हालांकि इनकी बैठकें बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल होती हैं, जहां 2 देशों के आपसी मुद्दों पर बात की गुंजाइश जरा कम होती है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म द्विपक्षीय मतभेद दूर करने का भी मंच बनते रहे हैं और अक्सर अलग से 2 देश आपस में बात करते हैं और अपने मतभेद सुलझाते हैं। ऐसा हाल में भी हुआ एससीओ की मीटिंग्स के दौरान, ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान। ब्रिक्स और एससीओ दोनों सम्मेलनों के दौरान ऐसा हो चुका है। इस तरह कूटनीतिक तौर पर यहाँ उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा भारत एससीओ के जरिए यूरेशियाई देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग भी बढ़ाना चाहता है। चलिए थोड़ी सी जानकारी यूरेशिया इलाके के बारे में भी ले लेते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया जिन 7 महाद्वीपों में बटी है उनमें से यूरोप, एशिया भी है, यानी ये दोनों भी महाद्वीप हैं। दरअसल एशिया के पश्चिम में यूराल नाम का एक पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। इस तरह यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, यानी यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। हालांकि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, लेकिन इस क्षेत्र में छोटे बड़े कुल 90 देश आते हैं, यानी एक तरह से आधी दुनिया के बराबर। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसके पड़ोसी देश हैं। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया है। अब देखना ये होगा कि मध्य एशियाई देशों, यूरेशिया इलाके को भारत कितना साध पाता है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के उनसे सरोकारों को लेकर ये जो सत्र था ये यहीं पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। नमस्कार।